गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखिए, जब विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें या विकिरण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब किसी भी विद्युत आवेशित कणों को हम त्वरित करते हैं तो उससे क्या होता है, एक विकिरण उत्पन्न होती है, और जो वो विकिरण उत्पन्न होती है उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं उसके अंदर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी होता है उसके अंदर और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित होता है उसके अंदर। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी विकिरणें उपस्थित होती हैं उन सभी विकिरणों के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। अब वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उपस्थित होता है वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, आप यहाँ एक चित्र आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम अगर देखें तो अगर हम किसी भी विद्युत विकिरण की बात करें, किसी भी विकिरण की बात करें जो कि किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी गति है इस डायरेक्शन में जाने की। ठीक है, लिखा हुआ है संचरण की दिशा संचरण की दिशा एक्स और वाई एक्सिस पर इसमें दो क्षेत्र उपस्थित हैं। पहला तो इसके अंदर उपस्थित है विद्युत क्षेत्र घटक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र घटक, और दूसरा इसके अंदर उपस्थित है चुंबकीय क्षेत्र घटक। ये दो घटक उपस्थित हैं। दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं, और इन दोनों घटकों के अंदर हम देखें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है इन दोनों घटकों के बीच में। एक तो ये वाला है और एक ऊपर से आ रहा है। इन दोनों घटकों के बीच में लंबवत होगा, दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चाहे मैं सूर्य से आने वाली विकिरण की बात करूँ, चाहे गामा किरणों की बात करूँ, चाहे एक्स किरणों की बात करूँ, रेडियो तरंगों की बात करूं, सभी के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है जो कि एक दूसरे के लंबवत होता है। वो उसके संचरण की दिशा के साथ चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोनों तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। ध्वनि और जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और निर्वात में ये गति कर सकती हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जितने भी हैं उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात समझ आपको, ये निर्वात में गति करते हैं, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार की विकिरणों को जब बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के मान के अनुसार जमाया जाता है तो उससे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्मांड में कई सारी विकिरणें उपस्थित हैं। उन सभी विकिरणों को जब उनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य या घटती हुई तरंग संख्या के अकॉर्डिंग जमाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य और घटती हुई आवृत्ति के अकॉर्डिंग जमाया जाता है तो उससे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मैं आपको यहाँ दर्शाता हूँ। अभी मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ा है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको भी वापस पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से उपस्थित है वो हम देखते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है गामा किरणों से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है गामा किरणें। ठीक है, ये गामा किरणें यहाँ लिखी हुई है। फिर एक्स किरणें, मतलब कि ब्रह्मांड में किस किस प्रकार की विकिरणें उपस्थित होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर आती है आपके रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों में आप दो आते हैं, एफएम और एएम, है ना, और फिर आती है लंबित रेडियो तरंगें। ठीक है, ये है आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित विकिरणें। ठीक है, अब इन सभी विकिरणों को किस हिसाब से जमाया हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ है लैम्बडा का मान और इस जगह पर लिखा हुआ है आवृत्ति का मान। अगर मैं लैम्बडा के मान की बात करूं तो यहाँ पर लैम्बडा का मान है 10⁻16। इस 10⁻16 से ये 10⁻14, 12, -10, -8, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10�0, 10⁻2 और ये पहुँच गया 10⁻8 तक। यानी कि लैम्बडा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पर आवृत्ति का मान जो है वो 10⁻24 से 10⁻22, 20, 18, 16, 14, ये क्या हो रहा है, आवृत्ति का मान घटता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इन विकिरणों को घटती हुई आवृत्ति के क्रम में या बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के क्रम में जमाया जाए तो इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसके बारे में आपको मैं बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा बहुत नोट्स बनाते समय लिखना भी है इसको,
कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है इसके अंदर इतनी सारी विकिरणें होती हैं। पहली लाइन ये लिख देना, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंदर आवृत्ति का मान घटता है और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। दूसरी लाइन ये लिख देना। तीसरी लाइन ये लिखना कि इसके अंदर आपको ये जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा कैसा कॉपी के अंदर बनाना है। और नीचे जो ये रंग भरे हुए हैं ना, ये वाले रंग भरे हुए हैं नीचे, आपको ऐसे ही किसी भी मोम कलर से इसको भरना है। और ये ध्यान रखना कि ये जो नीचे रंग भरे हुए हैं ये रंग एक दूसरे में हल्के हल्के मिक्स हो रहे हैं। एक रंग जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ दूसरा चालू हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है, जैसे कि इंद्रधनुष में रंग नजर आते हैं। अब इसके रंगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले आप ऊपर देखो, ये जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों की जो ये है तरंगदैर्घ्य है, वो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻18 से लेके 10⁻⁻, करीबन है ये 11 तक, यहाँ तक इसका मान है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्स किरणें आ जाती हैं, फिर आ जाती हैं आपके अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणें, फिर IR इंफ्रारेड आ जाती है, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें और लंबित रेडियो तरंगें आती हैं। देखो अब जैसे मैं रेडियो तरंगे की बात करता हूँ, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा आ रही है 10⁻6, 10⁻8। तो रेडियो तरंगें होती हैं, ये आराम से वातावरण में चलती हुई आती हैं, ठीक है। इनको किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। रेडियो तरंगें कमरे में भी प्रवेश कर जाती है, दीवारों को भी पार कर जाती हैं, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है। इसकी विपरीत अगर मैं बात करूँ आपसे एक्स किरणों की, ठीक है, ये आपके हैं एक्स किरणें। क्या है आपके एक्स किरणें? जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम एक्सरे कराते हैं ना एक्सरे। वो जो एक्सरे कराया जाता है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य इतनी ही होती है कि वो सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे ऊतक के शरीर में, उनको पार कर जाती है, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाती है। तो हमें एक्सरे दिखाई देता है। आई बात समझ में आपको? इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट किरणें, ये अल्ट्रावायलेट किरणों की तरंगदैर्घ्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे अगर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो ओजोन की परत है वो इनको रोक लेती है, क्योंकि उसको ये पार नहीं कर पाती है, इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए रेडियो तरंगें आराम से FM और AM हम रेडियो चलाते हैं, उसमें काम आती है, ठीक है। ये तो पूरी इनकी बात हुई। अब इस पूरी रेडियो, ये जो आपके विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, इस पूरे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बहुत कम भाग ऐसा है जिसको हमारी आँखें देख सकती हैं, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मुश्किल से 1 या 2% विकिरणें ऐसी हैं जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं, और उसको हम बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको हम? दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का जो मान है ये अल्ट्रावायलेट मतलब कि UV और IR इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ इनको नोट्स के रूप में आपको लिखने हैं, ठीक है। ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है ये UV और IR के बीच में उपस्थित होता है। इसको बड़ा करके बता रखा है, देखो आप यहाँ से इसको बड़ा करके बता रखा है, ये पूरा, और यहाँ से लेके ये पूरा बता रखा है। ऊपर वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। देखो ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इस दृश्य स्पेक्ट्रम में अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है 400 से लेके, यहाँ 400 से लेके और 750 नैनोमीटर है। ये देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है नैनोमीटर। तरंगदैर्घ्य का मान यहाँ पर नैनोमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर इन सभी का मान जो है, ये पूरा मान जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मीटर के अंदर, क्योंकि इनको हम बड़े लेवल पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम इसको बड़े लेवल पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इनलार्ज करके। तो ये 400 से लेके, ये लाइन आपको लिखनी है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम का मान 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इस दृश्य स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के कलर उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बेनीहा पीनाला पढ़ा है ना, बेनीहा पीनाला, ठीक है। बेनीहा पीनाला, इस तरीके से इसके अंदर देखो आप, देखो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है उसकी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लाल रंग थोड़ा सा कम गहरा नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ जब लाल रंग बनाओगे तो उसको गहरा बनाना, ठीक है। तो ये लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी डेंजर साइन होते हैं उन सबको लाल रंग के, ट्रैफिक लाइट है उन सबको लाल रंग से बनाया जाता है, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वो दूर से भी नज़र आती है वो। तो इंद्रधनुष में आपने देखा होगा हमें सारे रंग नज़र नहीं आते हैं, जो मेन जिनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है वही हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये आपको नहीं लिखने कॉपी के अंदर, जो मेन बातें बताइए ये आपको कॉपी में लिखनी है, वीडियो को बार बार देख कर। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है क्या एक्चुअल में? तरंगदैर्घ्यों को ये जो अपने विकिरण है, जितने भी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के अनुसार जमाया गया एक मेथड है, एक विधि है, जिसको हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसका केवल दृश्य भाग हम देख सकते हैं, हमारी आंखें केवल दृश्य स्पेक्ट्रम देख सकती हैं, और हमारी आंखें एक्सरे, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, ये कोई भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, ठीक है। आपको ये सारे मान याद भी रखने हैं कि IR का मान कहाँ से आ रहा है, रेडियो तरंगें कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ये सारे मान आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। ये है आपके विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब मैं इसके बाद ये आपसे बात कर रहा था, एक सेकंड रुकना।
अब मैं आपसे बात कर रहा था इस तरीके से कि यहाँ लिखा हुआ था, हमने ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे थे ये वाला पैराग्राफ। इसमें देखो क्या आ रहा है, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने उपयोग किया था ऊपर आवृत्ति का और तरंग दैर्घ्य का, तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के अलावा तरंग संख्या भी होती है जिसको हम न्यू बार कहते हैं। आवृत्ति को कहते हैं न्यू, ये है न्यू, ये लैम्बडा है जिसका मतलब क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य हो गया, और न्यू बार का मतलब होता है तरंग संख्या, और लास्ट में दिया हुआ है इसके अंदर प्रकाश की गति c, जो आप जानते हो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है वो। अब इनसे सूत्र बन रहे हैं, देखो आप, c बराबर होता है न्यू लैम्बडा, c बराबर क्या होता है न्यू लैम्बडा, या मैं न्यू बराबर लिखूंगा तो क्या बनेगा c अपॉन लैम्बडा। एक तरंग संख्या न्यू बार का मतलब होता है 1 अपॉन लैम्बडा। ये तीनों सूत्र आप याद रखना, है ना, आपके फिजिक्स में भी आते हैं, आपको याद हो गए होंगे ये सूत्र, तो बहुत ईजी हैं। तो इनके सूत्रों के आधार पर कई तरंग दैर्ध्यों की, विकिरणों की आवृत्तियों के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, आंकिक प्रश्न बनते हैं। उन आंकिक प्रश्नों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो आप, सबसे पहला आंकिक प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्स आवृत्ति है, ये 1368 किलो हर्ट्स की आवृत्ति पर प्रसारण करता है ना, रेडियो वाला। अब संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। अब हम जब तरंग दैर्घ्य निकाल लेंगे, तो तरंग दैर्घ्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि ये किस क्षेत्र में आ रही है। उस तरंग दैर्घ्य का जो भी मान होगा, ये तरंग दैर्घ्य देखिए ना, लैम्बडा का मान दे रखा है, इस तरंग दैर्घ्य के मान से हम उसको ये देखेंगे कि वो किस क्षेत्र में आ रही है, उसके हिसाब से उस विकिरण का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। लैम्बडा बराबर सूत्र क्या होता है, लैम्बडा बराबर c अपॉन न्यू, c अपॉन न्यू। c क्या होता है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वेग, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये अपन ने लैम्बडा इक्वल टू c का मान यहाँ रखा। लैम्बडा का मान आवृत्ति का मान कितना दे रखा है, आवृत्ति का मान दे रखा था 1368 किलो हर्ट्स, ये दे रखा था 1368 किलो हर्ट्स। हमने क्या किया, इसको 1368 किलो हर्ट्स को पर सेकंड में बदल दिया, मतलब किलोवाट हटा दिया, हर्ट्स में बदल दिया, तो 1368 × 10⁻³ हर्ट्स हो गया ये, ठीक है। अब इसमें भाग दिया तो ये 219.3 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 219.3 मीटर। इस 219.3 मीटर को अगर आप विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में देखोगे तो वो आता है रेडियो तरंगों का अभिलाक्षणिक तरंग दैर्घ्य। ये रेडियो तरंग वाला जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र उसके अंदर आएगी ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ऑल इंडिया रेडियो की जो तरंग थी विकिरण, उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों आपको पता लग गई कितनी कितनी होती है। नेक्स्ट देखो, एक और न्यूमेरिकल, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। ये आपको बताया था मैंने आपको, दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमने ऐसे करके बनाया था। वो यहाँ पे लिखा हुआ था 400 नैनोमीटर, यहाँ लिखा हुआ था 750 नैनोमीटर, लिखा हुआ था 450 नैनोमीटर, जो बेनीहा पिनाला आ रहा था अलग अलग, यहाँ इसके अंदर लाइन आ रही थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी 400 नैनोमीटर और लाल 750 नैनोमीटर तक होता है। इन तरंग दैर्घ्यों को आवृत्तियों में प्रकट कीजिए। किस में प्रकट करना है, आवृत्तियों में प्रकट करना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य में दे रखा है, हमको आवृत्ति में प्रकट करना है। बस क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसके अंदर आवृत्ति निकालनी है। न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा, दोनों की अलग अलग निकालनी है। देखो न्यू बराबर सूत्र क्या बन रहा है, न्यू बराबर c अपॉन लैम्बडा बन रहा है सूत्र। इससे आपने c का मान रखा, ठीक है, c बराबर 3 × 10⁸ और लैम्बडा का मान कितना दे रखा था 400 नैनोमीटर, हमने इसको मीटर में बदल दिया, 400 × 10⁻⁹ मीटर। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, ये लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो उसको जब हमने भाग दिया तो ये आ गया 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स। ये उस बैंगनी रंग की विकिरण की आवृत्ति आ गई है, ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य में कितनी आ रही थी, 400 आ रही थी। अब हम बताएं लाल प्रकाश की निकालते हैं हम। लाल प्रकाश में ऊपर c का मान तो वही रहेगा, ठीक है, और सूत्र आपको बताइए, न्यू बराबर c × लैम्बडा हो गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम ज्ञात करते हैं वो कितनी आती है इसके अंदर। देखो सबसे पहले देखा ये, अब 750 नैनोमीटर था, उसको 750 × 10⁻⁹ मीटर में बदल दिया। इसका आंसर आ गया ये वाला 4 × 10⁻14 हर्ट्स। तो दोनों बैंगनी और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य थी, हमने उनको आवृत्तियों में बदल दिया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखो आप क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कीजिए।
मतलब आपको तरंग संख्या निकालनी है, न्यू बार निकालना है और आवृत्ति न्यू निकालनी है। और उसकी लैम्बडा का मान कितना दे रखा है आपको, 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे अपन अब। ये देखो तरंग संख्या न्यू बार, लैम्बडा का मान कितना दे रखा है आपको, 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन बदलते हैं मीटर के अंदर। इसका मान सेंटीमीटर में तो इतना होगा और मीटर में इतना हो जाएगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और न्यू बार का अपन ने सूत्र देखा था, न्यू बार बराबर क्या होता है, न्यू बार बराबर होता है 1/λ। बस एक बटावा आपको ये मान रखना है नीचे। ठीक है, तो एक बटावा मान रखने के बाद में जो आंसर आएगा उसको आपने देखा तो 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स इसका आंसर आ गया। यह आपने क्या निकाला है, तरंग संख्या निकाली है। ठीक है, इस तरंग दैर्घ्य के लिए। अब निकालते हैं आवृत्ति, न्यू इक्वल टू C/λ होता है ना, न्यू इक्वल टू C/λ। बस इसमें ये मान रखो आप, न्यू इक्वल टू C/λ में अपन ये मान रखेंगे तो उसका देखो आंसर क्या आ रहा है। नहीं, ऊपर C का मान आ गया, ऊपर तो किसका मान आ गया, C का, और ये आपने देखी थी आवृत्ति, ये आ गया 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकंड या हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के आंसरों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों जो आपने अंकित प्रश्न लिखे हैं ये कॉपी में आपको उतारने हैं, आगे बस समझ में। और ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को आपको कॉपी में बनाना है। एक बात ध्यान रखना है, इसको कॉपी को हल्का सा हॉरिजेंटल मतलब कि टेढ़ा करके बनाना कॉपी को। ठीक है, ओके।